Friends, good evening. Welcome back to my YouTube channel, RKMS Safety Engineering Institute, नोएडा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट एड किट होता है वर्क प्लेसेस पे, उन फर्स्ट एड किट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इलास्टिक बैंडेज है, कोल्ड पैड है, गॉज रोल है, पैड्स है, बैंडेज है, थर्मोमीटर है बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। किसी किसी केस में पर्सन जिसको इंजरी होती है, विक्टिम को काफ़ी ठंड वंड लगने लगता है, इस वजह से इमरजेंसी ब्लैंकेट होता है। साफ़ वाफ करने के लिए वाउंड को एंटीसेप्टिक वाइप होता है। बैंडेज करने के लिए ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, उसको फिक्स करने के लिए सेफ्टी पिन होता है, फर्स्ट एड मैनुअल होता है, एडहेसिव टेप होते हैं जिसमें ग्लू लगा होता है, चिपकने वाला टेप, सीज़र कटवट करने के लिए, ट्वीज़र किसी चीज़ को निकालने के लिए, और साथ ही साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली मेम्बर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन ये फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रहता, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद रहता है वर्क साइट पे। आपको भी अगर कभी कंपनी में कोई लिस्ट बनानी हो कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या फर्स्ट एड देने के लिए कौन कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस लिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉक जो है, शॉक के केस में कौन सा फर्स्ट एड देंगे। शॉक क्या होता है? तो कह रहे हैं कि शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड। इंसान की अगर इंजरी होती है और उसमें ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है तो शॉक के चांसेस हो सकते हैं। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो, या बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, उसकी वजह से शॉक हो सकता है। शॉक के कारण क्या हो सकते हैं? तो सेवियर एलर्जिक कंडीशन, ब्लड लॉस, हार्ट फेलियर, ब्लड इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, पॉइजनिंग, या फिर किसी तरीके की कोई बर्न इंजरी हो जाती है तो उस सिचुएशन में शॉक हो सकता है। शॉक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो अनयूजुअल बिहेवियर, या तो काफ़ी शांत हो सकता है बंदा, या फिर काफ़ी अनॉक्सियस, काफ़ी वायलेंट हो सकता है, वो इरिटेट हो सकता है, इरिटेटिंग बिहेवियर। लैक ऑफ पेन टू एन इंजरी, जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ पे दर्द वर्द का एहसास बहुत कम होता है। सांस तेज चलेगी, दैट इज़ रैपिड ब्रीदिंग। रैपिड बट वीक पल्स, ब्लूइश स्किन जो है वो ब्लू होने लगता है, नीला जैसा पड़ने लगता है, और बेहोशी का हालत होता है। ठीक है, कैसे फर्स्ट एड देंगे? तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ खास देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है और ध्यान रखना है कि भाई बंदा इस तरीके से बंदे को इस तरीके से लिटाया जाए कि भाई ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव हो, और अगर किसी तरीके की कोई इंजरी है, उसको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड देना है। नेक्स्ट है बर्न इंजरी। आप सबको पता है बर्न के लिए क्या है भाई, किसी भी हॉट सब्सटेंस, हॉट ऑब्जेक्ट या फायर वायर के केस में बर्न इंजरी हो सकती है। फ्रिक्शन के केस में बर्न इंजरी हो सकती है। रेडिएशन, थर्मल, केमिकल, फ्रिक्शन, इन सब चीज़ों से बर्न होता है। बर्न के 3 फेजेस हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। कह रहा है कि यूज सेफ्टी रूल्स, यूज सेफ्टी इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग विद केमिकल। ये तो बता रहा है कि भाई आप बर्न से बच कैसे सकते हो, ये तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आप पढ़ते हो, यहाँ भी देख लेना आप। लेकिन जनरली हम पढ़ेंगे कि ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ बर्न होते क्या हैं और कैसे इसका जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री बर्न में स्किन का जो अपर लेयर है वो सिर्फ जलता है, किसी तरीके के कोई फोड़े फफोले नहीं होते हैं, जैसे सन बर्न हो गया एग्जांपल के तौर पे। सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है कि स्किन रेड हो जाता है, ब्लिस्टर हो जाते हैं, फोड़े फफोले बन जाते हैं, थोड़ी सूजन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। थर्ड डिग्री बर्न में ये सबसे ख़तरनाक या सबसे सेवियर बर्न है, जहाँ पे स्किन का ऊपर का चमड़ा, अंदर के टिश्यूज सब जल जाते हैं, बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है वो एरिया, पूरा का पूरा जो है नर्व्स डैमेज हो जाते हैं,
वहाँ पे दोबारा स्किन रीग्रो नहीं हो सकता है, ऐसा बर्न इंजरी हो जाता है। ठीक है ना। जैसे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये 1st डिग्री बर्न है, ये वाला आपका 2nd डिग्री बर्न है, फोड़े वाले फफोले वाला, और ये आपका 3rd डिग्री बर्न देख सकते हैं आप, ये भी 3rd डिग्री बर्न है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई फर्स्ट एड कैसे देना है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि 1st डिग्री और 2nd डिग्री के केस में 10 to 15 मिनट्स जनरली आपको क्या करना होता है, तो कोल्ड वाटर फ्लो करना पड़ता है, जिससे पेन जो है या जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाता है। जैसे वो ठंडा हो जाए, ठीक महसूस होने लगे, तो आप उस पानी के सप्लाई को या जो पानी का फ़्लो है उसको आप रोक सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि पानी में टॉवेल या किसी साफ़ कॉटन कपड़े को गीला करके उसको रैप कर सकते हो, फिर हटा के फिर दोबारा रैप कर सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि 2nd डिग्री बर्न में जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ब्लिस्टर्स ना फूटे, क्योंकि वो फूट जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वही 3rd डिग्री बर्न के केस में बिल्कुल अलग है। 3rd डिग्री के बर्न में आपको पानी वानी बिल्कुल बहाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताया गया है। इसमें सिंपली कहा गया है कि अगर बंदे को इस इंजरी की वजह से अगर शॉक हो जाता है तो शॉक के लिए प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दीजिए कि भाई ब्रीदिंग में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है तो जितना जल्द से जल्द हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर कपड़े वपड़े या किसी तरीके की कोई चीज़ चिपक गई है जेल के स्किन के ऊपर तो उसको उखाड़ने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो हो सकता है कि वो चमड़े को लेके, स्किन के लेयर को लेके उखड़ जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बताया गया कि भाई जब भी हाथ वाथ है उसको ठंडे पानी के नीचे आप रख सकते हो, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हो, कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ कोई पेन रिलीवर अगर जनरल मेडिकेशन है फर्स्ट एड बॉक्स में तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा जूस जो है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस, उसको लगाया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑयल एंड बटर नहीं लगाना चाहिए, एग वाइट नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में टूथपेस्ट लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए। ब्लिस्टर ना फूटे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ना ही बर्फ़ वर्फ उसके ऊपर डालना चाहिए। तो ये आपके फर्स्ट एड जो है वो है आपका बर्न इंजरी के केस में तीनों डिग्रीज में क्या क्या फर्स्ट एड हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर इंजरी दैट इज़ स्नेक बाइट। वर्क प्लेस पे बहुत बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम वाम चल रहा है, टनल वनल में काम चल रहा है, तो झाड़ियों वाड़ियों या ज़मीन वमीन मिट्टी उट्टी के अंदर से सांप वाप निकल सकता है, और बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो सांप काट भी ले। तो जब सांप काट लेता है तो वैसे सिचुएशन में किस तरीके का सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए उसके बारे में बात की जाती है यहाँ पे। जनरली सांप काट सकता है और उसमें क्या फ़र्स्ट एड होना चाहिए, किस तरीके की सिम्टम होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 तरीके के सांप होते हैं, एक होता है वेनोमिनस, दूसरा होता है नॉन वेनोमिनस। वेनोमिनस का मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा जहर हो, और नॉन वेनोमिनस का मतलब है जिसमें जहर ना हो या बिल्कुल कम मात्रा में। उसमें पेन, वोमिटिंग, पैरालिसिस या किसी किसी केस में डेथ भी हो सकता है। सिम्टम क्या है भाई, तो उसके जो दांत होते हैं वो पंक्चर करेंगे स्किन को, ऐसा वो दिखेगा, ब्लीडिंग होगी उस वाउंड से, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग एंड रेड सेंसेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, स्किन कलर चेंज हो सकता है, डायरिया फीवर हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, शॉक का भी केस डेवलप हो सकता है, सुन और झुंझुनाहट हो सकती है, पानी का प्यास ज़्यादा लगेगा, या बीपी भी लो हो सकता है। इसके साथ साथ चीज़ें दिखाई ना दें, ब्लड विजन, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, पैरालिसिस, पल्स रेट हाई हो सकता है, या फिर थकान सी महसूस हो सकती है।
देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये वेनम ग्लैंड है, यहीं पे जो है उसका जो भी वेनम है, विष जो है वो यहाँ मौजूद रहता है। वो इस तरीके से जो है उसके दांत के साथ ऐसे कांटेक्ट में रहता है, मिला हुआ रहता है। वहाँ पे एक छोटा सा होल रहता है। जैसे ही वो दांत गड़ाता है तो ये ग्लैंड जो है वो रिलीज़ कर देता है वेनम को, और वो इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में। वेनोमिनस बाइट अगर किसी भी तरीके का होगा तो इस तरीके से दो रेड फ्रैंक के जो है ऐसे दांत गड़े हुए साइन बन जाएंगे। नॉन वेनोमिनस होगा तो इस तरीके का वो दिखाई देगा। स्नेक बाइट के केस में हमें फर्स्ट एड पढ़ना है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या कह रहा है दोस्त? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कह रहा है कि आपका लैक ऑफ इमीडिएट एंड साइंटिफिक फर्स्ट एड इन द फॉर्म ऑफ एंटी वेनम ज़रूरी है। ज़्यादा मूवमेंट अगर पर्सन किया तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड में अगर जहर, तो फिर दिक्कत हो सकती है। टाइट क्लॉथिंग या ज्वेलरी जहाँ भी बाइट हुआ है वहाँ पे पहनने की वजह से अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। आउटडेटेड फर्स्ट एड टेक्निक, जैसे काफ़ी तेज़ बांध दिया, कट करके ब्लीडिंग, जो कॉन्टामिनेटेड ब्लड है उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, या उसको सक करके, फिल्मों में दिखाते हैं जैसे वो दांत मुंह लगा के और उसको सक करके बाहर फेंकते हैं, उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करना सेफ़ नहीं है। बच्चों की बॉडी साइज़ छोटी होती है तो इसीलिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, चूँकि बॉडी में जल्दी जो है वो पूरा का पूरा फैल जाएगा जहर। कह रहा बी रेडी टू डिस्क्राइब द स्नेक टू एमरजेंसी स्टाफ वाइल वेटिंग फॉर मेडिकल हेल्प। कि भाई जब भी आप मेडिकल हेल्प के लिए वेट कर रहे हो या जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के सांप ने काटा है, कैसा दिखता था, ताकि उससे आइडिया हो सकता है थोड़ा सा डिटरमाइन करने में कि भाई वो वेनोमिनस था कि नहीं था। मूव द पर्सन बियॉन्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नैक, कि भाई सांप दोबारा ना काट ले। इस तरीके से अगर पॉसिबल हो तो बंदे को थोड़ा सा अलग ले जाके रखें। हैव द पेशेंट लाई डाउन विद वाउंड बिलो द हार्ट। पर्सन जो भी विक्टिम है जिसको सांप ने काटा है उसको इस तरीके से रखें कि वो उसका जो कट वाला एरिया है वो हार्ट लेवल से नीचे हो। कीप द पर्सन काम एंड एट रेस्ट, कि उसको शांत और रेस्ट में रखना है। ज़्यादा मूव करेगा तो वही फिर से उसका जहर फैल सकता है। कवर वाउंड विद लूज स्टेराइल बैंडेज, इन्फेक्शन ना बढ़े इसके लिए आप बैंडेज कर सकते हैं। ज्वेलरी है उसको निकाल सकते हैं। अगर पैर में सांप काट लिया तो जूते वूते ये भी निकाल सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? कट नहीं लगाना है, अपने मुंह से उसको सक करके बाहर नहीं निकालना है, किसी भी तरीके का कोई बांधना नहीं है, आइस वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही बंदे को अल्कोहल या किसी तरीके का कोई कैफिनेटेड ड्रिंक या किसी तरीके का कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले कह रहा है कि इस तरीके से बैंडेज लगा सकते हैं, मूवमेंट टाइट बांध सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, बस इन्फेक्शन ना बढ़े इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये या फिर ये स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मूवमेंट को थोड़ी सी कम रखनी है तो। तांत्रिक वांत्रिक के पास लेके नहीं जाना है, शक नहीं करना है, वाउंड में कट नहीं लगाना है, इस तरीके से कपड़े वपड़े या कुछ भी टाइटली बांधना नहीं है, ना ही बर्न करना है, ना ही हर्बल पेस्ट वेस्ट उसके ऊपर लगाना है। क्या करना है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि इमोबलाइज रखें। सबसे पहला फर्स्ट एड है कि इन्फेक्टेड एरिया को थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक किसी सोप या सॉल्यूशन से साफ़ कर दें, और जितना जल्द से जल्द हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि वहाँ पे उसकी फर्स्ट एड हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।